नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जाने उसके पहले रायपुर से एक बड़ी खबर। लॉकडाउन में छूट को लेकर चल रही मैराथन मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। 20 अप्रैल से छूट को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। सभी के सुझाव के आधार पर कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। कल इस मुद्दे पर फिर उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है, जिसमें कलेक्टर, आईजी, निगम आयुक्त, एसएसपी इसमें मौजूद रहे हैं। जिला पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे, जो लगातार इस विषय पर मंथन कर रही थी कि किन शर्तों के साथ कितनी छूट प्रदान की जा सकती है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जी राजेश, क्या अपडेट है? जी, ये आज जो 20 अप्रैल के बाद में जो छूट दी जानी है, लॉकडाउन जो है उसको लेकर जो छूट दी जानी है, उसको लेकर आज किस तरह की छूट दी जाए, किन किन सेक्टरों पे इसकी छूट दी जाए, उसको लेकर आज सुबह से अधिकारियों की एक बड़ी मैराथन मीटिंग यहाँ चल रही है, जिसमें रायपुर के कलेक्टर हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, नगर निगम आयुक्त हैं, एसडीएम हैं, तमाम अफसर बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह के छूट दिए जाना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स को खोला जाना चाहिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके और कोरोना संक्रमण में ना फैले, और जो एक लोगों की जिंदगी थम सी गई थी उसमें थोड़ा सा सुचारू रूप से उसको किया जा सके। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के केवल 1-2 जिलों को छोड़कर बाकी सब जिलों में कोरोना के संक्रमण जो है कम पाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये विचार किया जा रहा है कि जिन जिन जगहों पर कोरोना के पेशेंट नहीं पाए जा रहे हैं, जहां पर ग्रीन जिले हैं, उन जिलों पर जीवन को सामान्य करने की कोशिश की जाए। तो किस तरह से इनको किया जाए, कौन कौन से सेक्टर खोले जा सकते हैं, किस तरह से खोले जाए, इसको लेकर लगातार मीटिंग चल रही थी। आज सवेरे से ही जो निगम के अफसर हैं और पुलिस के अफसर, जिला प्रशासन के अफसर बैठकर इसमें लगातार मंथन कर रहे थे। लोगों से सुझाव लिए गए, एक पॉइंट्स यहाँ पर तैयार कर लिया गया है और पॉइंट्स को अब मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। प्रदेश के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनको समक्ष उनको यहाँ पर रखा जाएगा और उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि कल इस मुद्दे को लेकर कि किस तरह से 21 तारीख 20 अप्रैल के बाद जो है छूट दी जा सकती है, कौन कौन से सेक्टर में छूट दी जा सकती है, किस तरह से इसका पालन किया जाए, उसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक और होगी। और उसके बाद कल शाम को या परसों सवेरे मुख्यमंत्री इसकी दिशा निर्देश जो है जारी कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा राजेश बता रहे थे कि लॉकडाउन में छूट को लेकर एक मैराथन मीटिंग हुई है। कल एक बार फिर से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मीटिंग हो सकती है और इसके बाद साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी होंगे कि किन शर्तों के साथ किन सेक्टर्स में कितनी छूट दी जाए। चलिए मध्य प्रदेश की खबरों पर आते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है ये भी आपको दे दें। संख्या 1400 के पार हो चुकी है। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1403 जा पहुंची। प्रदेश में 69 लोगों ने इस वायरस के चलते जान गंवाई। 127 मरीज अब तक सेहतमंद होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना को रोकने के लिए भोपाल में 4 दिन में 4000 से ज्यादा सैंपल कलेक्ट किए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल्स भी लिए हैं, लेकिन भोपाल जिले में ये संख्या 213 अब तक पहुंची है। खरगोन जिले में आंकड़ा 47 है। धार, देवास, बड़वानी, उज्जैन जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 20 के पार है। होशंगाबाद में फिर 2 नए केस इटारसी से मिले हैं। आंकड़ा 23 हो चुका है। ग्वालियर जिले से राहत की खबर है, वहां सिर्फ 2 ही पॉजिटिव मरीज बाकी हैं। इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी का सिलसिला थम नहीं रहा है। पलासिया थाना इलाके में सर्वे करने पहुंची टीम पर अटैक हुआ। मोबाइल छीनकर तोड़फोड़ की गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से अफसरों से जानकारी ली। तुरंत बाद अफसर हरकत में आए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा समेत तमाम वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उसमें 327, 353 जैसी धाराओं में
प्रकरण पंजीबद्ध करके गैर जमानती धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल जो एक भ्रम ऐसा तात्कालिक तौर पर एक ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि किसी महिला कार्यकर्ता पे हमला है या किसी स्वास्थ्य कर्मी पे हमला है, ये दूर दूर तक सच नहीं है। ये दो पड़ोसियों के बीच में झगड़े में एक भ्रम से उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किया, लेकिन चूंकि एक महिला से मोबाइल छीनना भी एक अपराध है, इस तरह की इस स्थिति को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। करके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उसमें जो भी कहीं का ट्रीटमेंट देना है तो उसके लिए डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कि आपस के दो लोगों का झगड़ा था, जो मुझे मालूम पड़ा है यहाँ थाने आने के बाद, आपस में दो लोग झगड़ा था, आपस में झगड़ रहे थे। क्योंकि ये जो हमारी जो टीम गई थी हमारी, उनको ये नहीं मालूम था कि स्वास्थ्य की टीम है। उनको लगा कि उन्हीं दोनों झगड़े किसी में से किसी घर का मेंबर है अगल बगल का, तो फ़ोनों ने बात कर रही है तो फ़ोन पकड़ के उसने गिरा दिया उसको। इतना हुआ है कार्रवाई। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी कवायद के बीच में राजधानी भोपाल में पेट्रोल पंप संचालकों ने अहम फैसला लिया। बिना मास्क किसी को भी पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने फैसला लिया कि अब मास्क लगाकर आने वाले चालक को ही पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा। यदि वाहन में बैठे लोगों के पास मास्क नहीं है तो उनको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाए। बिना मास्क लगाए जबरन पेट्रोल डीजल की मांग करने पर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को सूचना दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने एक सलाहकार समिति बनाई जिसमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी समेत 13 सदस्य शामिल किए गए। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को सलाहकार समिति का संयोजक बनाया गया। बीजेपी टास्क फोर्स के बाद अब मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने सलाहकार समिति बनाई है। ये समिति सरकार को कोरोना आपदा से निपटने में मदद करेगी। कोरोना की रोकथाम के लिए सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर समिति सुझाव सरकार को देगी। इसमें कैलाश सत्यार्थी, निर्मला बुच, सरबजीत सिंह, रामेंद्र सिंह, नवल किशोर शुक्ला, डॉक्टर मुकुल तिवारी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार, डॉक्टर दीपक शाह, डॉक्टर निशांत खरे, डॉक्टर मुकेश मोड़, डॉक्टर राजेश सेठी, डॉक्टर अभिजीत देशमुख शामिल किए गए हैं। कोरोना के कहर से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देने एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने बैंक और सोसाइटी से कर्ज लेने वाले डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ कर दिया है। साथ ही किसानों के कर्ज जमा करने की अवधि 1 महीने बढ़ा दी। 30 अप्रैल की बजाय किसान 31 मई तक अपना कर्ज चुका पाएंगे। खरीफ फसल के दौरान लिए गए कर्ज को चुकाने की मियाद 28 मार्च तक थी, लेकिन कोरोना आपदा को देखते हुए इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल तक किया। हालात अभी भी सामान्य नहीं है। कर्ज जमा करने की अंतिम तारीख को अब 31 मई तक बढ़ा दिया है। कोरोना से निपटने जारी लॉकडाउन के बीच में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किसानों को 2020-21 वित्तीय वर्ष में 0% की दर पर फसल ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीते साल की तरह इस साल भी 0% ब्याज पर फसल ऋण योजना चालू रहेगी। सीएम ने किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं देने और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं समेत रबी सीजन की अन्य फसलों की खरीदी शुरू हो रही है। लॉकडाउन के चलते किसी भी उपार्जन केंद्र में जमावड़े की मनाही है। यहां केवल वे किसान पहुंचे जिनको एसएमएस करके बुलाया गया। बिना एसएमएस के पहुंचने वाले किसानों को नो एंट्री का सामना करना पड़ सकता है। इसकी निगरानी के लिए प्रदेश सरकार ने पटवारी, सचिव और रोजगार सहायक सचिवों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया है। इन सभी की ड्यूटी ग्राम पंचायत से लेकर खरीदी केंद्र तक लगाई जाएगी। इसकी अनुमति मिलने के बाद किसान उपार्जन केंद्र तक पहुंच पाएंगे और वहां से घर लौट पाएंगे। कोरोना से निपटने जारी लॉकडाउन में कोटा कोचिंग करने गए मध्य प्रदेश के हजारों छात्र इस वक्त वहां फंसे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के छात्रों को वहां की सरकार विशेष बसों के जरिए वापस अपने राज्य लेकर जा चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के फंसे हुए छात्र बेहद परेशान हैं। छात्र और उनके परिजनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई। परिजनों ने वीडियो जारी करके सीएम से मांग की कि छात्रों को विशेष बसों से वापस मध्य प्रदेश लाया जाए।
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये तमाम फंसे हुए लोग 0755241180 या फिर 104 पर या फिर 181 पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। लॉकडाउन के चलते मैं यहीं पे फंस गया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार का सराहनीय प्रयास देखकर मैं भी मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे भी मुझ जैसे हजारों बच्चों को घर पहुँचने में मदद करें। नमस्कार, मैं जबलपुर से मनोज जैन। मेरा बेटा कोटा में कोचिंग कर रहा है। मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के निवासियों के बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश के निवासियों के बच्चे यहाँ पे आ सके। मेरा बेटा कोटा राजस्थान में कोचिंग लेने गया है। लॉकडाउन में इंटरस्टेट प्रकरण होने के कारण हम उसे कोटा से जबलपुर नहीं ला पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार के तर्ज पर अपने स्टूडेंट्स को कोटा राजस्थान से गृहनगर मध्य प्रदेश में लाने की शीघ्र व्यवस्था करे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संकट से निपटने में लगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने बिना कैबिनेट के सबसे लंबे वक्त तक सरकार चलाने का रिकॉर्ड बना लिया है। इसके साथ ही ऐसा करने वाले देश के पहले सीएम बन चुके हैं। ये रिकॉर्ड कर्नाटक में येदियुरप्पा के नाम था। तेलंगाना में केसीआर ने 68 दिन तक एक ही सहयोगी के साथ सरकार चलाई थी। कोरोना संकट के बीच 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शिवराज सिंह चौहान अपना 26 दिन का कार्यकाल अब तक पूरा कर चुके हैं। अभी भी कैबिनेट गठन में और वक्त लग सकता है। प्रदेश की सत्ता पर चौथी बार काबिज हुए शिवराज सिंह चौहान अकेले ही सरकार चला रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए हर दिन रणनीति बनाने के साथ साथ किसान और दूसरे मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 समर्थकों की कुर्सी काफी दूर अभी लगती है। विधायकी और मंत्री पद छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की राह में कोरोना वायरस फिलहाल एक बड़ा रोड़ा है। ये मध्य प्रदेश की सियासत का पहला मौका होगा जब सिंधिया परिवार के पास कोई पद नहीं है। वहीं उनके 22 में से 10 समर्थकों को उपचुनाव के पहले मंत्री बनना था, लेकिन वे भी अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। कोरोना काल में जब वे अपने पद के कारण लोगों के ज्यादा काम आ सकते थे, मगर फिलहाल न उनके पास मंत्री पद है न विधायकी। कांग्रेस अब अपने बागी विधायकों और मंत्रियों पर तंज कस रहे हैं। जिन लोगों ने लोगों की आस्था को बेचा है, लोकतंत्र में जो काला धब्बा मध्य प्रदेश में लगा है, निश्चित तौर पर ईश्वर न्याय करेगा और आने वाले समय में इन सभी विधायकों को मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेता फिलहाल तो बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। वे कोरोना से निपटने के बाद मंत्रिमंडल की बात होने की बात कह रहे हैं। इधर नई खबर यह है कि सिंधिया समर्थकों में से 3 को मंत्री बनाने के लिए शिवराज सिंह ने सहमति दे दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे खुश नहीं हैं। वे अपने गुट के 10 विधायक और पूर्व मंत्रियों को फिर से मंत्री बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए वे दिल्ली में अमित शाह से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। जो लोग आए हैं वो तो प्रदेश के हित के लिए आए हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी कोई शर्त उन्होंने रखी या मानी हो, इसका कोई मेरे पास तो कोई इस तरह की खबर नहीं है। फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में है। जैसे भी पार्टी तय करेगी, नेतृत्व तय करेगा, उस हिसाब से वो भी उसी तरह रहेंगे जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ता और रहते हैं। मौजूदा हालात पर सिंधिया गुट के पूर्व मंत्री पार्टी और संगठन के फैसले के साथ होने की बात कह रहे हैं। कोई लोगों की सेवा की दुहाई दे रहा है, तो कोई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई जानकारी नहीं होने की बात कह रहा है, और कुछ तो आश्वस्त हैं कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा ही। माना जा रहा है कि कवायदों के बाद कम से कम उन 6 लोगों को जरूर मौका मिलेगा जो पहले भी मंत्री थे। सिंधिया गुट के पूर्व मंत्री और विधायक अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। जनता को अपने साथ बनाए रखने के लिए ये नेता कह रहे हैं कि जल्द ही उन्हें अपनी खोई हुई कुर्सी मिल जाएगी, मगर सच तो ये है कि कोरोना का ये वायरस पार्टी छोड़ने वाले पूर्व विधायक और मंत्रियों के लिए राहु बना हुआ है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश के पथरिया से बसपा विधायक रामबाई सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे कई केंद्रीय मंत्रियों समेत सीएम शिवराज सिंह चौहान का जिक्र कर रही हैं। रामबाई ये कह रही हैं कि उनको बीजेपी के प्रदेश से लेकर केंद्र तक के बड़े नेताओं ने मंत्री बनाने का वायदा किया है। सुना है कि अब सीएम शिवराज सिंह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं तो उनको अपना वायदा निभाना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि 1.5 महीने पहले प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच उनसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और नरोत्तम मिश्रा ने भी उनको मंत्री बनाने का वायदा किया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी वायदा किया था, इसलिए अब उनको अपना वायदा निभाना चाहिए। रही पार्टी की बात, तो ये पार्टी में बात है हमारी इधर से लेकर दिल्ली तक के नेताओं के बीच में बात वही मंत्री बनाने की। इसमें हमारे धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री उनके सामने बात हुई, पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी उनके सामने बात हुई, भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री उनने वचनदा हुई बात को, नरोत्तम मिश्रा जी उनने वचनदा हुई बात को, और जब भी मतलब उनके संपर्क में हम रहे उनने जी बात रखी। फिर स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बोला। अब देखो विश्वास तो है कि भाई सामने जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी उनसे हमारी कभी बात नहीं थी, तो हमने कभी सोची नहीं कि ये बनाएंगे नहीं, पर इतने लोगों ने अगर हमसे बोली है और इतने लोगों के बीच में हमने बात रखी है तो बनाने चाहिए। अब अगर विश्वास है तो सब है, हम तो विश्वास नहीं कर सकते। ग्वालियर जिला प्रशासन, राज्य आनंद संस्थान और पुलिस ने अनूठी पहल की है। राज्य आनंद संस्थान की योजना शहर में कम दामों पर अच्छी सब्जी बेचने की है। संस्थान की ओर से शहर में 15 सब्जी के वाहन चलाए जाएंगे। अभी 4 वाहन शुरू कर दिए गए हैं। इन वाहनों से लोगों को ठेलों के मुकाबले 30 से 40% कम दाम पर साफ सुथरी सब्जी उपलब्ध कराई जाएगी। वाहन पर बाकायदा सब्जी के रेट प्रदर्शित किए जाएंगे। लोग सब्जी के एडवांस बुकिंग भी कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंस बना रहा, इसलिए पुलिस सब्जी बेचने वाले आनंदम सहयोगियों की मदद करेगी। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में लोगों से व्यापारी सब्जियों के मनचाहे दाम ले रहे हैं और इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। शहर में प्रयोग के तौर पर वाहनों से सब्जी बेचने का काम शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में करीब 2/3 विमान जमीन पर हैं। एयरपोर्ट हैंगर पर वे पड़े हुए हैं। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 16,000 से ज्यादा विमान इस वक्त जमीन पर थमे हैं और ऐसे में विमान कंपनियों के लिए उनके उड़ान के समय का इंतजार करने के साथ उन्हें लायक बनाए रखना एक बड़ी जद्दोजहद। दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन का बड़ा असर विमानों पर पड़ा है। हवा से बात करने वाले ये आधुनिक मशीन फिलहाल जमीन पर लेटे हुए हैं। विमान कंपनियों के लिए अपने स्टाफ को संभालने के साथ ही जमीन पर खड़े विमानों को संभालने की चुनौती भी खड़ी है, क्योंकि अगर इन फ्लाइंग मशीन के इंजन में थोड़ी सी भी धूल और गंदगी जमा हुई तो इन्हें वापस आसमान में ले जाना खतरनाक हो सकता है। विमान के हाइड्रोलिक्स की लगातार मेंटेनेंस करनी होती है। देखना होता है कि कीड़े मकोड़े और चिड़िया विमानों में घर न बना लें। जमीन पर खड़े विमान को डगमगाने से बचाने के लिए तेल भरकर रखना पड़ता है। विमानों की पार्किंग शुल्क बेहद महंगी होती है। भारत में बड़े विमानों का पार्किंग शुल्क $1,000 रोजाना है। हर 1-2 सप्ताह में विमानों के पहियों को घुमाना पड़ता है। लैंडिंग गियर को जंग से बचाने के लिए उनमें हाइड्रोलिक फ्लूइड डालना पड़ता है। इंजन को सूखा रखने के लिए बड़े बड़े सिलिका मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन सैशे डालने पड़ते हैं। 14 दिनों में एक बार खड़े विमान की बैटरीज को रिकनेक्ट किया जाता है। नई दिल्ली जैसे बेहद व्यस्त एयरपोर्ट पर पार्किंग के अलग से इंतजाम नहीं है। ऐसे में हवाई पट्टी को ही एयरक्राफ्ट स्टोरेज में बदल दिया गया है। एयरक्राफ्ट विशेषज्ञों के मुताबिक विमान को किसी भी जगह या किसी भी मौसम में खड़े नहीं कर सकते। सूखे और गर्म जलवायु का होना जरूरी है। भारत में अभी सबसे ज्यादा 261 विमान इंडिगो के पास हैं। उसके बाद एयर इंडिया के 122, स्पाइस जेट के 116 और गो एयर के पास 57 एयरक्राफ्ट हैं।
विमानन उद्योग पहले से ही संकट झेल रहा था। अब इनके लिए स्टोरेज की भी समस्या आ गई है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि विमानों का परिचालन नहीं हो पाने की वजह से दुनिया में 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी सीधे सीधे खतरे में है। अकेले भारत में ही 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव इंडिगो पर पड़ेगा। इंडिगो की रोजाना 1500 फ्लाइट है और कुल स्टाफ 28,000 है। गो एयर के भी रोजाना 300 उड़ानें और 5500 स्टाफ हैं। वहीं विस्तारा की रोजाना 200 उड़ानें और 4000 स्टाफ हैं। सभी देशों की सरकारें इस कोरोना वायरस के आफत से लड़ रही है। आम लोगों के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी वापस पटरी पर लाने के लिए अलग अलग राहत पैकेज के ऐलान किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द सब कुछ ठीक होगा और हैंगर में पड़े ये आसमान के हीरो एक बार फिर हवा से बातें करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में एकजुटता दिखाते हुए स्विट्जरलैंड की सरकार ने स्विस आल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत को तिरंगे की रोशनी से जगमगाया है। स्विट्जरलैंड के इस कदम से भारतवासियों में आत्मसंतोष, गौरव और खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तिरंगे से कवर किए गए पर्वत की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर रिट्वीट किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के प्रयासों की सराहना की है। भारत ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप समेत अमेरिका की संकट के इस दौर में जो वैश्विक संकट है, इस वक्त मदद की है। खबरें अपडेट लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।